प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने गुजराती के पीरियड में एक नए काव्य की शुरुआत की थी। काव्य 18 लघु काव्यों। लघु काव्यों का अर्थ मैंने बताया था, छोटे छोटे काव्यों। बहुवचन है, इससे एक से ज़्यादा काव्य का शुमार है, लेकिन जो छोटे हैं। उसमें सबसे पहले दोहा, मुक्तक और हाइकू, ये तीन हम देखेंगे। दोहा किसे कहते हैं वो भी हमने देखा था कि लोक साहित्य का लघु काव्य प्रकार है, 2 लिटी का होता है और इसमें मिसाल के ज़रिए जो अच्छे विचार है, अच्छी लागणी है और जीवन के भाव सचोटता से बताए जाते हैं और ये बहुत ही जल्दी लोगों के दिल को जीत लेता है, उनके दिलों में बस जाता है। पहला दोहा हमने देखा था कि कड़वे नीम की मिसाल के ज़रिए कि जिस प्रकार कड़वा नीम ठंडी छाँव देता है, ठंडक देता है, उसी प्रकार जो हमारे भाई बंद होते हैं वो मुश्किल के वक्त में हमारे साथ आकर खड़े रहते हैं, चाहे वो हमसे नाराज़ हो, चाहे हमारी उनसे बोलचाल बंद हो, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है, हम मुश्किल में होते हैं, तब वक्त आने पर वो हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात यहाँ पहले दोहे में हमने देखी। दूसरे दोहे में भी हमने देखा कि किस प्रकार जिनमें पूर्णता होती है, जो मुकम्मल होते हैं, वो कभी भी घमंड नहीं करते हैं। और ये बात समझाने के लिए यहाँ हमें अधूरो घड़ो छलकाए घणो, घट यानी घड़ा, यानी जो अधूरा घड़ा होता है वो ज़्यादा छलकता है, जो पूरा होता है वो छलकता नहीं है। ये मिसाल के ज़रिए समझाई गई है ये बात। उसके बाद हमने देखा था मुक्तक का अर्थ। तो मुक्तक एटले मोती, और ये कद में छोटा होता है लेकिन बहुत ही सुंदर विचार इसमें होते हैं और ये 2 या 4 पंक्ति का होता है। ये सब आपको याद रखना है, एक वाक्य में पूछा जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि शेख आदम आबू वाला जो है उनकी मालूमात हमने हासिल की थी। उन्होंने ये मुक्तक दिया है, अमने नाखो जिंदगीनी आगमा आगने पन फेरवी शुभ आगमा। तो ये मुक्तक में उन्होंने ज़िंदगी में चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, लेकिन ये सभी मुश्किलों का सामना हमें हिम्मत से करना चाहिए, धैर्य यानी धीरज से, सब्र रख के हमें वो मुश्किलों को पार करना चाहिए और खुशी खुशी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ये बात हमने देखी थी। उसके बाद हम दूसरे मुक्तक की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा मुक्तक किसने लिखा है उसकी मालूमात हासिल कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर, हर्षद त्रिवेदी। यहाँ से आज हम हमारा सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। अभी हमने रिवाइज़ किया जो कल हमने पढ़ा था। हर्षद त्रिवेदी का जन्म तारीख 17/7/1958 में हुआ था। हर्षद अमृतलाल त्रिवेदीનું वतन सुरेंद्रनगर છે। ये जो हर्षद अमृतलाल त्रिवेदी है, इनका वतन सुरेंद्रनगर में है, जो गुजरात में ही आया हुआ है ये सुरेंद्रनगर। एक खाली नाव रही છે વાત अधूरी, तारो अवाज तारा विना, તેમના કાવ્ય સંગ્રહો છે। ये जितने भी है ये सब हर्षद त्रिवेदी के काव्य संग्रह है। शब्दानुभव તેમનો વિવેચનાત્મક લેખોનો સંગ્રહ છે। લાલિત્ય રાજેન્દ્ર શાહના સોનેટ, अलंकृता नवलकथा અને હું તેમના संपादनों છે। तो यहाँ उनकी साहित्य कृतियों के बारे में मालूमात दी गई है। आगे देखेंगे उन्होंने कौन सा मुक्तक दिया है। जिस प्रकार हमने पहला मुक्तक देखा शेख आदम आबू वाला का, उस प्रकार ये दूसरा मुक्तक दिया गया है हर्षद त्रिवेदी का। मुक्तक पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 2 या 4 पंक्ति का होता है। पिंजराનું બારણું ખોલીને પંખીને કહેવામાં આવ્યું, હવે તું મુક્ત છે। પંખીએ બહાર નીકળીને માણસ સામે જોયું અને પાછું પિંજરામાં ભરાઈ ગયું। यहाँ क्या कह रहे हैं कि पिंजराનું બારણું ખોલીને પંખીને કહેવામાં આવ્યું, હવે તું મુક્ત છે। अक्सर लोगों को शौक़ होता है कि जो पिंजरे में बंद पंखी होते हैं उन्हें हमारे घर में मतलब के लगाने का, फिर उनकी देखरेख करते हैं, लेकिन होती तो वो है गुलामी ही। हमें कोई मतलब बंदिशों में रखे ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसी प्रकार खुले आसमान में उड़ना ये भी एक पंखी का, एक पक्षी का हक है और पिंजरे में डालकर उसका वो हक हम उनसे छीन लेते हैं, उसकी स्वतंत्रता हम छीन लेते हैं। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ
बहुत ही सुंदर दृश्य हमारे सामने रखा गया है और इंसान की जो विचित्रता है वो भी यहाँ हमें बताई गई है कि जो पिंजरा है, पिंजरे में बंद पक्षी है, वो पिंजरे का दरवाज़ा खोल के, पिंजराનું બારણું ખોલીને मतलब पिंजरे का दरवाज़ा खोल के पक्षी से कहा गया कि हवे तू मुक्त छे, मतलब अब तू मुक्त है, आज़ाद है, ये उसे कहा गया। लेकिन पंखी ने क्या किया? पंखीए બહાર નીકળીને માણસ સામે જોયું અને પાછું પિંજરામાં ભરાઈ ગયું। पक्षी बाहर निकलता है, 2 घड़ी वो इंसान को देखता है और फिर से पिंजरे में चला जाता है। तो यहाँ जो पशु पक्षी है उनका जो अविश्वास भरा भाव है वो यहाँ बताया गया है कि जो दूसरी जीव सृष्टि है, जैसे पशु पंखी जो है, वो इंसान के लिए उनके दिल में कैसा भाव है, कैसा अविश्वास है, वो हमें इस हरकत से यहाँ दिखाई देता है। इंसान ने हमेशा ही अपने मतलब के लिए पेड़ पौधों को काटा है, पशु पंखी जो है उनको नुकसान पहुँचाया है। इसीलिए तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार पक्षी को कहने के बावजूद कि अब तू मुक्त है, तू आज़ाद है, फिर भी वो बाहर निकलता है और इंसान के सामने देखकर वापस पिंजरे में चला जाता है। तो ये अविश्वास की भावना जो उसके मन में रही है इंसान के प्रत्ये, वो हमें देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार इंसान ने अपने मतलब के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया है, पशु पंखी की जो सृष्टि है उसको नुकसान पहुंचाया है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। तो इस वजह से जो इंसान का जो स्वार्थीपन है, जो अपने स्वार्थ के लिए जो करता है, ये वजह से जो पक्षी है वो इंसान पर विश्वास नहीं कर पा रहा है और उसे स्वतंत्र करने के बावजूद भी उसे ऐसा लगता है कि फिर से ये मुझे कैद कर लेंगे, फिर से पिंजरे में डाल देंगे, उससे तो अच्छा है कि मैं वापस अपनी मर्ज़ी से ही पिंजरे में चला जाऊँ। तो यहाँ बहुत ही सुंदर चित्र उन्होंने हमारे सामने रखा है। पक्षी का इंसान के प्रति जो भाव है वो हमें बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ बताया गया है। आगे देखेंगे, फिलिप क्लार्क जो है इनकी मालूमात हासिल करेंगे। इनका जन्म तारीख 23/12/1940 में हुआ था। फिलिप સ્ટાનિસા ક્લાર્કનો જન્મ આણંદ જિલ્લાના શામરખામામાં થયો હતો। शुरुआत में शिक्षक, ત્યારબાદ सरकारी अधिकारी तरीके सेवाओं आपी। शुरुआत में वो शिक्षक थे, उसके बाद वो सरकारी अधिकारी के तौर पर उन्होंने काम किया, सेवाएं दी। टहूकी રહ્યું ગગન, સુરથી ગાજે વન તે પહેલાં તેમના કાવ્ય સંગ્રહો છે। બારી તેમનો લઘુકથા સંગ્રહ છે। રીમઝીમ રીમઝીમ રમતા રમતા રાત પડી સવારના તડકામાં તેમના બાળ સાહિત્યના સંગ્રહો છે। મોર્નિંગ વોક તેમનું હાસ્ય વ્યંગનું પુસ્તક છે। तो बहुत सारा साहित्य सर्जन हर शोबे में इन्होंने किया है, जिसकी मालूमात हमने ली। अब इन्होंने कौन से साहित्य प्रकार में अपना योगदान दिया है? तो हाइकू, जैसे दूहा और मुक्तक हमने देखा, ऐसा ये है हाइकू। तो इसके बारे में मालूमात हासिल कर लेते हैं कि हाइकू जापानीज काव्य प्रकार छे। आपको याद रखना है, ये इसकी विशेषताएं है। एक वाक्य में पूछा जाता है कि हाइकू ए कई भाषानो काव्य प्रकार छे, तो हाइकू जापानीज काव्य प्रकार छे। ये आपको याद रख लेना है, नोट में भी लिख लेना है। तेमा 5, 7, 5 एम 17 अक्षरनी 3 पंक्ति होय छे। यानी ये जो बंधारण है यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पहले में 5 अक्षर है, उसके बाद फिर 7 अक्षर है और उसके बाद 5 अक्षर है। जो जोड़ाक्षर है उसको एक ही गिनना है। और इस प्रकार यहाँ हाइकू का बंधारण दिया है। ये भी एक वाक्य में पूछा जा सकता है कि हाइकूનું બંધારણ શું છે? तो 5, 7, 5 एम 17 अक्षरनी 3 पंक्ति होय छे। 17 अक्षर की 3 पंक्तियाँ होती है। ये खास आपको याद रखना है। हाइकू जापानीज काव्य प्रकार छे અને તેમાં 5, 7, 5 એમ 17 અક્ષરની 3 पंक्ति होय छे। एक ચમકારાની જેમ તેમાં ચિત્ર ખડું થતું હોય છે। અહીં આપેલ હાઇકુમાં લીલને કારણે જાણે કે તળાવ પોઢી ગયું છે। કશો સંચાર નથી, જીવંતતા નથી, પરંતુ એક પક્ષી આવીને
ચાંચ બોળે છે અને તળાવ જાગી ઉઠે છે, જાણે તેમાં સજીવતા આવી જાય છે. આમ તો પ્રાકૃતિક ઘટના છે, પરંતુ અસ્તિત્વ કેમ જાગી ઉઠી તેનું આ મધુર ચિત્ર છે. પડેગે હાઈકુ, લીલ ઓઢીને પોઢ્યું तड़ाव, जाग्યું पंखीनी चाँचे. तो यहाँ आप देख सकते हैं, अक्सर आपने देखा होगा लील यानी काई, काई जिसे कहते हैं. अक्सर तालाब जो होता है उसमें काई जमी होती है. ऐसा लगता है कि जैसे कि लीली चादर ये तालाब ने ओढ़ ली है. तो यहाँ बहुत ही सुंदर दृश्य हमारे सामने इन्होंने रखा है हर्षद त्रिवेदी ने. और क्या कहते हैं कि लील ओढ़ी ने पोढ़्યું तड़ाव, पोढ़्યું यानी कि सो गया है. मानो के जो तालाब है वो लीली चादर ओढ़ के मानो सो गया है. बिल्कुल इसमें कोई हलचल या कोई जीवंतता कुछ भी नहीं है. बिल्कुल ये स्थिर हो गया है, शांत हो गया है. और अचानक एक पंखी आकर वो जो जमी हुई लील है, जो उसकी जो एक लेयर है, उसके ऊपर चांच मारता है एक पक्षी आकर, और मानो के पूरे तालाब में हलचल मच जाती है. उसमें एक प्रकार का मतलब कि एक प्रकार की जीवंतता आ जाती है. तो यहाँ एक प्रकार से सुंदर घटना भी है, एक वाकया भी है प्राकृतिक कुदरती, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने हमें क्या बताने की कोशिश की है कि कई बार हमारा वजूद भी मानो के ठहर जाता है, इसमें जीवंतता नहीं रहती है, सजीवता नहीं रहती है. हम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, हार जाते हैं. लेकिन फिर अचानक कोई हमारी ज़िंदगी में आता है, चाहे वो हमारा आदर्श बनकर आए या हमारा जो शुभ चिंतक बनकर आए, और उसकी बातों से या और उसके साथ से हमारा वजूद फिर से जाग जाता है, हमारी ज़िंदगी में फिर से उम्मीदें आ जाती है. तो वो बात भी यहाँ हमें बहुत सुंदर तरीके से बताई गई है. आगे देखेंगे दूसरा हाइकू. ये किसने लिखा है? धीरूभाई परीख. उनका जन्म 31/8/1933 में हुआ था. ધીરુભાઈ ઈશ્વરલાલ પરીખનો જન્મ વિરમ ગામમાં થયો હતો. ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ગુજરાતી વિભાગના અધ્યક્ષ તરીકે સેવા આપી છે. તેઓ નિવૃત્ત થયા, यानी कि रिटायर हो गए. गुजराती विभाग में अध्यक्ष की सेवा देते हुए रिटायर हुए हैं. કંટકની ખુશ્બો તેમની વાર્તા સંગ્રહ છે. ઉઘાડ તેમનો કાવ્ય સંગ્રહ છે. અંગ 25માં છપ્પા શૈલીના 25 કાવ્યો છે. આગિયા એમનો હાઇકુ સંગ્રહ છે. રાસયુગમાં પ્રકૃતિ નિરૂપણ એમનો શોધ પ્રબંધ છે. દેશ વિદેશના કવિઓ વિશેનો પરિચય આપતું પુસ્તક પણ તેમણે લખ્યું છે. નિષ્કુળાનંદ પદાવલી, 7 महाकाव्यों, पंच महाकाव्यों તેમના संपादन ग्रंथों છે. यहाँ ये हाइकू में क्या कहना चाहते हैं कवि कि नीचे आपेल हाइकू में उड़तू वादळ ऊँचे ने ऊँचे चढ़ता पर्वत टोचे पहुँचे छे ने वेराई जाय छे. भाव वगरનું ભાર વગરનું થઈ જાય છે. આપણે જેટલા ઊંચે જઈએ એટલા હળવા થતા જવાનું છે. હળવાશમાં આનંદનું આ ચિત્ર સ્મરણમાં રહી જાય તેવું છે. यहाँ बहुत ही सुंदर बात धीरू परीख ने कही है. हाइकू पढ़ते हैं. पर्वत टोचे पहुँच्યું वादળ स्वयं गયું वेराई. 5-7-5 अक्षर की जो बंधारण है, 3 पंक्तियों में 17 अक्षर की जो ये हाइकू है, ये हमें ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा सबक देती है. क्या कहते हैं यहाँ कि जो बादल है वो बादल पर्वत के ऊपर जब बादल पहुँचता है तो वो वहाँ वेराई गયું यानी फैल जाता है. उसी प्रकार इंसान भी अपनी ज़िंदगी में जितना आगे बढ़ता है, जितनी तरक्की करता है या जितने आला दर्जे पे पहुँच जाता है, जितने आला मुकाम पे वो पहुँच जाता है, उतना ही उसे हल्का हो जाना चाहिए. मतलब कि बिल्कुल भी घमंड रूपी जो अभिमान है जो उसके मन में तकब्बुर आना नहीं चाहिए. जैसे बादल जितना ऊपर जाता है उतना ही हल्का हो जाता है, अपने वजूद को मतलब के फैला देता है, बिल्कुल विनम्र हो जाता है. ऐसे ही इंसान को चाहे वो जितनी बुलंदियों पर पहुंच जाए
लेकिन उसे हमेशा विनम्रता से रहना चाहिए। वो जितना ऊपर उठेगा उतनी ही ज़्यादा विनम्रता उसमें आएगी। इसके पहले हमने वो दोहे में भी देखा, पूर्णता जे जन पामे पूर्णता ते कदी न फुलाए, पूरो घट छलकाए नहीं अधूरो घट छलकाए। उसमें भी हमने यही बात देखी कि इंसान जितना ऊपर बढ़ता है, जितनी तरक्की हासिल करता है, उतना ही वो विनम्र हड़वाश का अनुभव करता है, विनम्र हो जाता है। उसमें हमने गांधी जी और स्वामी विवेकानंद की भी मिसाल देखी। तो यहाँ बहुत ही सुंदर बात कही है, हम भी हमारी ज़िंदगी में चाहे कितनी ही कामयाबी हासिल कर ले, कितने ही आला दर्जे के मुकाम को हासिल कर ले, लेकिन हमारी जो विनम्रता है वो हमें भूलनी नहीं चाहिए। हमेशा सबके साथ हड़वाश से यानी कि नरमाई से पेश आना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये लघु काव्य जिसमें हमने दोहा, मुक्तक और हाइकू देखा, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। पार्ट 3 में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।